हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और आप स्टडी जोन एजुकेशन का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे 8 मई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। कल की वीडियो में मैं उस क्वेश्चन का सही आंसर दे दूँगा। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020 कब मनाया गया? अभी हमने विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020 मनाया है, किस तारीख को? 7 मई को, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। यहाँ पर से ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि विश्व एथलेटिक्स दिवस हर साल जो है अलग अलग दिन बनाया जाता है। इसके लिए जो डेट है वो फिक्स करने का काम इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के पास है। तो ये जो फेडरेशन है ये तय करती है कि इस साल विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर आपने मतलब कई जो बुक्स हैं उसमें देखा होगा, तो कई बुक में दिया है कि विश्व एथलेटिक्स दिवस 5 मई को मनाया जाता है। वो इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसके लिए कोई डेट फिक्स नहीं है। तो कभी 5 मई को मनाया गया तो जो है 5 मई में बुक ने लिख दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। सामान्यतः ये मई महीने में मनाया जाता है। तो 4 से 8-9 मई के आसपास जो है ये दिवस मनाया जाता है। पहली बार ये 1996 में मनाया गया था। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय मोनाको में स्थित है और इसकी स्थापना 17 जुलाई 1912 को हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने CMAPP नामक ऐप लॉन्च किया है? अभी रिसेंटली एक ऐप लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने, जिसका नाम है CMAPP। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म भी मैंने लिखी हुई है। नेक्स्ट स्लाइड में इसके आंसर के डिटेल के साथ हम इसकी फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइसिंग एंड प्रोक्योरमेंट। तो यहाँ पर से ये आपको ज़रूर ध्यान होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको इसे पता होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो ऐप है इसके द्वारा जो किसान हैं वो अपनी फसल का प्राइस, इसके अलावा जो भी मतलब उनको ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको सामान बेचना है उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली किसानों की कृषि संबंधी जो ज़रूरतें हैं उनको मॉनिटर करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। ठीक है, तो यहाँ पर फुल फॉर्म याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। हैदराबाद से काम चल रहा है अभी, जो कि तेलंगाना की भी राजधानी है। मैंने कई बार इसके बारे में डिटेल से आपको बताया है तो आपको ध्यान होगा ही। मुख्यमंत्री जो है आंध्र प्रदेश के, उनका नाम है YS जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। सीटों की बात करते हैं तो विधानसभा के लिए 176 सीटें हैं, विधान परिषद के लिए 58, राज्यसभा के लिए 11 और लोकसभा के लिए 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश से। अगर हम मैप में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश की जो सीमा है वो कर्नाटक के साथ लगी हुई है, इसी तरीके से तमिलनाडु के साथ लगी हुई है, तेलंगाना के साथ लगती है, छत्तीसगढ़ के साथ लगती है और उड़ीसा के साथ भी लगी हुई है आंध्र प्रदेश की सीमा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर तीसरा कि मई 2020 में निम्नलिखित में से किसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि कुशल रॉय को अभी रिसेंटली स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का नया प्रमुख बनाया गया है। इससे पहले ये टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के MD और CEO थे। तो अब जो है इनको कहाँ पर भेज दिया गया है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के जो नए प्रमुख बने हैं उनका नाम है कुशल रॉय। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा कि मई 2020 में मुस्तफ़ा अल कदीमी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई वाला, यानी कि इराक। अभी रिसेंटली मुस्तफ़ा अल कदीमी इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले आदिल अब्दुल मेहदी जो है इस पद पे तैनात थे, जो कि नवंबर 2019 में जिनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इनके खिलाफ काफ़ी विरोध प्रदर्शन वहाँ पर लोगों ने किया था, जिसकी वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा था। अब यहाँ पर मुस्तफ़ा अल कदीमी नए प्रधानमंत्री बने हैं इराक के। ठीक है, तो याद रखिएगा इससे पहले 2016 में इराक की जो राष्ट्रीय खुफिया सेवा है उसके जो है ये प्रमुख रह चुके हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी। ISIS को बाहर करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने इराक में निभाया है। ठीक है, इराक की राजधानी बगदाद है, मुद्रा यहाँ की इराकी दिनार है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी पिक्चर है वो मुस्तफ़ा अल कदीमी की है, जो कि इराक के नए प्रधानमंत्री आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि निम्नलिखित में से किसे मई 2020 में RBI के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? RBI के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक बनाया गया है तरुण बजाज को। सो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा।
तरुण बजाज 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और निदेशक के रूप में इन्होंने अतनु चक्रवर्ती का स्थान लिया है, जो कि 30 अप्रैल को रिटायर हो गए हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और मुख्यालय है आरबीआई का मुंबई में। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो ये आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक हैं, नाम इनका तरुण बजाज है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की कि मई 2020 में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि डीपीएस नेगी। डीपीएस नेगी को श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का जो है पद दिया गया है। डीपीएस नेगी 1985 बैच के भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी हैं और याद रखिएगा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो डायरेक्टली यहाँ से ये ऐसे ही पूछा जाता है। मैं इसको एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे यहाँ पर लिख दिया है, आपको ध्यान रख सकते हैं अगर रखना चाहें तो। खासकर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो ऐसे ही बनता है, ठीक है। यहाँ से जो फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा है। और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री हैं संतोष गंगवार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि मई 2020 में संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई वाला, यानी कि अधीर रंजन चौधरी को अभी रिसेंटली लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले भी यही अध्यक्ष थे, एक बार फिर से इनकी नियुक्ति की गई है। जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है उसको शपथ दिलाते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। तो लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिरला जी हैं, तो इन्होंने जो है इनको शपथ दिलाई है, ठीक है। अधीर रंजन चौधरी आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, तो ये हैं कांग्रेस के नेता हैं और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भी हैं ये। तो लोक लेखा समिति बेसिकली भारत सरकार के जो खर्चे होते हैं उनकी देखरेख करती है, ऑडिट वगैरह करती है। ये जो भी खर्चे भारत सरकार ने किए हैं, इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 जो सदस्य हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इसके बाद यहाँ पर से याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 22 सदस्य। कई बार हमने देखा है कि ये पूछा जाता है कि लोकसभा से कितने सदस्य जो है लोक लेखा समिति में शामिल होते हैं, तो 15 सदस्य होते हैं। और अगर आपसे राज्यसभा से पूछा जाता है तो राज्यसभा से 7 सदस्य शामिल होते हैं लोक लेखा समिति में। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि मई 2020 में लॉन्च की गई पुस्तक विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। सो अभी रिसेंटली इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। हालांकि ई बुक के तौर पे ये आई थिंक 12 या 13 मई को लॉन्च होगी, लेकिन आप याद रखिएगा पुस्तक का नाम और इसके राइटर का नाम, इनके बारे में मैं डिटेल से भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर डी वाला सही है, ए और बी दोनों यहाँ पर सही हैं, यानी कि BN थापन और नेहा द्विवेदी, इन दोनों ने मिलकर जो है इस पुस्तक को लिखा है। और पुस्तक का नाम है विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो, ठीक है। तो ये दोनों कौन हैं, ये यहाँ पर से याद रखिएगा कि जो विजयंत थापर थे वो भारतीय सेना में थे और जब 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उस वक्त 22 साल की उम्र में जो है ये शहीद हो गए थे। तो इनके पिता हैं BN थापर, ठीक है, कर्नल BN थापर, और इनकी बेटी है नेहा द्विवेदी। तो इन दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है, इनके बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है, ठीक है। किसके बारे में लिखा गया है, विजयंत थापर के बारे में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से 1913 में सम्मानित किया गया था। करंट अफेयर में ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती हमने अभी मनाई है। सबसे पहले यहाँ पर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जैसे कि 1913 में इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य का, वो किस लिए दिया गया था, तो इनकी जो उपन्यास थी गीतांजलि, उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था और इस पुरस्कार को पाने वाले ये पहले भारतीय थे, ठीक है। इसके अलावा 7 मई 2020 को जो जो जहाँ से करंट अफेयर क्वेश्चन मैंने उठाया है, तो ये वाला पॉइंट देखिएगा। यहाँ पर से जो 7 मई 2020 है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने इस दिन रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में गुरुदेव जर्नी ऑफ द मेस्ट्रो थ्रू हीज विजुअल वोकैबुलरी शीर्षक के साथ एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया था, ठीक है। तो ये कार्यक्रम जिसका शीर्षक ये है, इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने 7 मई को किया था, जिस दिन रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती हमने मनाई है।
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने दो देशों का जो है राष्ट्रगान लिखा है। एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं ये जिनका लिखा हुआ राष्ट्रगान दो लोगों लिखी हुई पंक्तियाँ दो देशों की जो है राष्ट्रगान है, जिसमें से जनगण मन जो है वो भारत का राष्ट्रगान है और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला, ये भी जो है इन्होंने ही लिखा है, ठीक है, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मई 2020 में सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान चलाया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि नीति आयोग ने। अभी रिसेंटली नीति आयोग ने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी नामक एक अभियान चलाया है। ये जो अभियान है ये पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर इसने चलाया है। देश भर के 25 महत्वाकांक्षी जिलों के लिए ये चलाया गया, जिसमें से 5 जिले जो है उत्तर प्रदेश के भी, और भी अलग अलग देश मतलब राज्यों से जो है इसमें कई जिलों को सिलेक्ट किया गया है। तो टोटल 25 महत्वाकांक्षी जिलों को इसमें शामिल किया गया है। जिलों के नाम मैंने लिखे नहीं हैं क्योंकि ज़रूरी भी नहीं थे। तो इस अभियान की हम बात करते हैं। तो ये जो अभियान है ये कोविड-19 के मद्देनज़र जो हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको जो है सुरक्षित रखने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो इनको जो है मतलब जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको बाकायदा पर्सनली फ़ोन करके जो है स्वास्थ्य संबंधी जो भी मतलब उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि ये अभियान पूरी तरीके से वर्चुअल है, यानी कि उनसे पूछताछ करके जो भी उनको थोड़ा बहुत जानकारी है कोविड-19 या फिर उनके घरेलू जो कह सकते हो आप इलाज जिन चीज़ों से किया जा सकता है उनके बारे में मतलब उनको जानकारी दी जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये अभियान लॉन्च किया गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं, सीईओ हैं अमिताभ कांत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां है कि मई 2020 में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने किस संस्था के साथ पुनः इस्तेमाल किए जाने वाली पीपीई किट बनाने हेतु समझौता किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि आईआईटी दिल्ली। अभी रिसेंटली पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने आईआईटी दिल्ली के साथ पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले पीपीई किट बनाने हेतु समझौता किया है। बेसिकली ये जो समझौता हुआ है इसके तहत आईआईटी दिल्ली ऐसे पीपीई किट बनाएगा, जैसे कि पीपीई किट में क्या आ जाता है तो पर्सनल प्रोटेक्शन किट जो होती हैं उसके अंतर्गत क्या हो गया, जैसे कि सर्जिकल गाउन है या फिर मास्क है, बेसिकली जिनका इस्तेमाल एक बार किया जा सकता है, उसके अलावा जो जहाँ मतलब ज़्यादा बार जो है उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये जो समझौता हुआ है इसके तहत ऐसे पीपीई किट बनाए जाएंगे जिनका इस्तेमाल बार बार किया जा सकता है, उनको धुला जा सकता है, उसके बाद एक बार फिर से उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरीके के पीपीई किट जो है बनाने के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मई 2020 में आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि उत्तर प्रदेश ने। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है आयुष कवच कोविड ऐप। और बेसिकली ये जो ऐप है इसके द्वारा लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विभिन्न जो प्राकृतिक उपाय हैं वो इस ऐप में दिए गए हैं, जैसे कि हमारे जो घरों में सामान्यतः दालचीनी, तुलसी और लौंग वगैरह जो मिल जाती है आसानी से, तो इसमें बताया गया कि कैसे आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी जो प्रतिरोध क्षमता है वो बढ़ा सकते हैं, अपनी जो इम्यूनिटी है उसको मजबूत कर सकते हैं ताकि आप कोविड-19 जैसी खतरनाक वायरस से बच सकें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। अगर इस वीडियो का कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया, वे किस देश से थे। तो दक्षिण अफ्रीका के काफ़ी फेमस जो है ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे इसीलिए रंगभेद के खिलाफ जो है इन्होंने काफ़ी काम वहाँ पर किया था, ठीक है। डेनिस गोल्डबर्ग, अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया 87 वर्ष की आयु में। इसके बाद आपके लिए आज के प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने मई 2020 में आई फॉर इंडिया नामक अभियान लॉन्च किया। आई फॉर इंडिया नामक अभियान किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा लॉन्च किया गया, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।